नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमारा व्याकरण में जो कि आपकी कक्षा 6 से 12 और BA फर्स्ट सेकंड थर्ड साथ में आपके जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षाएं BSTC VED या अन्य पटवार और ग्राम सेवक पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक अन्य कई सारी भर्ती परीक्षाओं में व्याकरण महत्वपूर्ण है। व्याकरण सभी में आती है। जहां हिंदी से संबंधित कुछ भी पूछा जाए, हिंदी से संबंधित कोई भी जो भर्ती परीक्षा हो उसमें व्याकरण से ही प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो आज हमने यानी कि हमारा पूर्व में व्याकरण का जो टॉपिक, व्याकरण का जो प्रकरण चल रहा था वो था वर्ण विचार। और वर्ण विचार को हमने विस्तृत रूप से समझा, पढ़ा, जाना कि वर्ण क्या है, वर्ण के भेद कितने हैं, वर्णों का प्रारूप, उनके उच्चारण स्थान आदि को हमने समझा। इसके बाद अब वर्ण विचार के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण का वो हम पढ़ते हैं और वो टॉपिक है अपना संधि। आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है संधि। और संधि वर्ण विचार के समान इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस प्रकरण से, इस टॉपिक से हर कंपटीशन परीक्षा में जहां हिंदी आती है वहां 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हम संधि के प्रारूप को समझते हैं। तो संधि शब्द है, संधि का वैसे हम व्यावहारिक रूप से अर्थ देखें तो संधि का अर्थ है मित्रता, किसी से मित्रता आदि करना। तो संधि शब्द है वो 2 शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला है सम और दूसरा है धी। इसमें सम उपसर्ग है, दूसरा धी इसका मूल धातु है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर ही आपका संधि शब्द बना है। अब आगे प्रश्न आता है, संधि का शाब्दिक अर्थ कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है, ऐसे ही कई प्रश्न आ जाते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जुड़ना या समझौता। संधि का जो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो संधि का शाब्दिक अर्थ होगा मेल, जुड़ना या समझौता। इसी प्रकार अगर समास का शाब्दिक अर्थ है तो वो होगा आपके संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। इसी कड़ी में हम संधि को समझ रहे हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल होना या जुड़ना या समझौता करना आदि संधि के शाब्दिक अर्थ होते हैं। संधि की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होने पर, जब 2 वर्ण मिले और उनके मिलने पर उसमें जो कुछ विकार होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसका जो रूपांतर होता है वही संधि कहलाता है। यानी कि संधि वही मानी जाएगी जब 2 वर्ण मिले और उनके मिलने पर उसका रूप बदल जाए, उसमें कुछ परिवर्तन हो, वही संधि होगी। अगर रूप नहीं बदलता है, परिवर्तन नहीं होता है तो वो संधि नहीं माना जाएगा। तो देखिए जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। महाशय शब्द लिखा हुआ है, इसका हम संधि करते हैं तो हो जाता है महा प्लस आशय। तो यहाँ आ और यहाँ आ दोनों मिलकर और दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आपके महाशय शब्द का निर्माण हुआ। राजेश, राजा प्लस ईस, तो यहाँ आ प्लस ई दोनों के योग से ए का निर्माण हुआ। इस तरह आपका शब्द बना। सरयूर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी, बड़े ऊ और बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ का निर्माण सरयूर्मी। कहने का मतलब जब संधि हो रही है तो मिलाने पर उन संधि शब्दों के रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ जैसे राजा प्लस ईस तो आ और ई से ए का निर्माण, यहाँ आ प्लस आ से आ का निर्माण, यहाँ ऊ प्लस ऊ से ऊ का निर्माण। इसी प्रकार यथोचित, यथा प्लस उचित, आ और ऊ से ओ का निर्माण। ऐसे अभिषेक में अभि प्लस शेक, तो यहाँ अभिषेक ई और श के मेल से यहाँ स्वरों के बाद अगर कोई भी श आदि आता है तो उसका षटकोण में परिवर्तन होना। मनोविज्ञान में मन है प्लस विज्ञान, विसर्ग के बाद यहाँ कोई भी श घोष स्वर आए तो विसर्ग का ओ होना। इस प्रकार यहाँ यानी कि जो संधि हो रही है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ विकार हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ रूपांतर होता है या हो रहा है, इसलिए ये सभी संधि है। अब इन्हीं के आधार पे हम आगे देखते हैं। इस प्रकार
संधि के भेद समझते हैं। तो संधि के भेदों को देखें तो संधि के 3 भेद होते हैं। हमने यहाँ जो संधि की है उन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद होंगे, 3। जैसे अपने यहाँ समझा, ये आपके स्वर संधि के शब्द थे, उनकी संधियां थी। यहाँ आपके व्यंजन है और ये विसर्ग। तो उसी आधार पर जैसे हमने वर्णों के भी 3 भेद पढ़े हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह, उसी आधार पर यहाँ संधि भी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जब स्वर से अगर स्वर का मेल हो, जब स्वर से स्वर मिले और उनके मिलने पर उसमें कुछ रूपांतर, कुछ विकार, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो वहां कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर से स्वर का मेल होता है, यानी कि यहाँ पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर आएगा, तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। तो ये आपकी पहली संधि है। दूसरी संधि व्यंजन संधि। तो देखिए यहाँ व्यंजन संधि में पहले व्यंजन हो और व्यंजन के बाद चाहे तो स्वर हो चाहे व्यंजन, अगर इनका मेल होता है तो कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन। यानी कि व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, अगर उनका मेल हो रहा है तो उसका रूपांतर, जो परिवर्तन है, वही कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इस प्रकार आपने देखा स्वर में पहले स्वर और बाद में भी स्वर होता है, व्यंजन में पहले व्यंजन बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, वहां व्यंजन संधि होगी। और तीसरी संधि है अपनी विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग। तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, विसर्ग के बाद चाहे तो स्वर हो चाहे व्यंजन, पहले विसर्ग है और विसर्ग से पूर्व चाहे तो स्वर हो चाहे व्यंजन, संधि आपकी विसर्ग ही होगी। जो संधि होगी वो कौन सी है, विसर्ग। तो हमने संधि के 3 भेद देखे। पहला भेद है स्वर, तो स्वर के बाद अगर स्वर आए तो स्वर संधि होगी। दूसरा भेद है व्यंजन, व्यंजन के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, व्यंजन संधि होगी। और तीसरा है विसर्ग, विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, विसर्ग संधि होगी। इस प्रकार हमने 3 भेद है संधि के वो देखे। यानी कि पहली स्वर संधि, तो इसकी कंडीशन निश्चित है, पहली जो स्वर संधि उसकी कंडीशन है कि पहले स्वर ही आएगा और उसके बाद में भी स्वर आएगा, तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। व्यंजन संधि की कंडीशन निश्चित है कि पहले व्यंजन होगा, यानी कि पूर्व वर्ण व्यंजन होगा, उसके बाद द्वितीय वर्ण चाहे स्वर हो सकता है चाहे व्यंजन, अगर उनका मेल होता है और परिवर्तन होता है तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन। इसी प्रकार तीसरी जो संधि है विसर्ग संधि, इसकी भी कंडीशन है कि पहले विसर्ग होगा, संधि में पहले विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, संधि होगी विसर्ग। इस प्रकार अगर हम सीधा ही अगर कोई शब्द देखें, यानी कि संधि शब्द देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ हम देखते हैं, यहाँ संधि शब्द देखा हमने महास्य, तो यहाँ पहले आ और बाद में भी आ है, तो निश्चित है कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। इसी प्रकार सरयूर में पहले ऊ और बाद में ऊ, तो स्वर संधि। ऐसे ही यहाँ पहले व्यंजन और बाद में भी व्यंजन है, तो हम समझ गए कि यहाँ कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इसके बाद यहाँ देखें तो मनोविज्ञान में मन है प्लस विज्ञान, तो पहले विसर्ग है और बाद में आपके क्या आ रहा है, कोई भी व्यंजन हो चाहे स्वर हो, तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी विसर्ग। तो इस प्रकार हमने देखा कि संधि के 3 भेद होते हैं, पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। उसी कड़ी में आगे देखें, कई बार शब्द में संधि नहीं होती है, लेकिन भ्रमवश हम उसमें संधि होने का संशय या संदेह उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन वहां होता क्या है, तो वो कंडीशन देखें। यदि वर्णों का मेल होने पर, यानी कि 2 वर्ण मिल रहे हैं लेकिन मिलने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है,
तो इसे संधि नहीं कहा जाता है। अगर परिवर्तन नहीं होता है, दो वर्ण मिले और मिलने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वो संधि नहीं होगा, संधि नहीं कह सकते, वो क्या होगा, संयोग। यानी कि उसे मात्र संयोग कहा जाएगा कि दो वर्ण मिल रहे हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन, कोई रूपांतर, कोई विकार नहीं हो रहा है, वो जैसे थे ऐसे ही आ जाते हैं, तो वहां आपका संयोग होता है। जैसे देश प्रेम शब्द का अगर हम विग्रह करें तो देश प्लस प्रेम और मिलाने पर देश प्रेम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहां आपके संयोग है। ऐसी विजय में विजय शब्द का विग्रह करने पर बी प्लस जयत मिलाने पर विजय, तो यहां कोई संधि नहीं है, तो यहां भी आपके क्या हो जाएगा, संयोग। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां दो शब्दों का विग्रह हो लेकिन मिलाने पर वो जैसे वैसे ही हो, उनमें कोई परिवर्तन न हो, तो वहां संधि न होकर क्या होगा, संयोग। इस प्रकार हमने संधि की जो निश्चित स्थिति है उसे हमने समझा। अब हमारे आता है कि संधि के भेद आदि को हमने समझा कि संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले जो संधि है वो आती है आपकी स्वर संधि। स्वर से अगर स्वर से स्वर का मेल होने पर होने वाला जो परिवर्तन या विकार है वही कौन सी संधि कहलाता है, स्वर संधि। स्वर से स्वर मिले और मिलने पर उनमें कुछ रूपांतर, कुछ विकार हो रहा है तो वो स्वर संधि हो जाएगा। जैसे स्वर से स्वर मिले तो वहां कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। अब आगे स्वर संधि के भेद, आगे प्रश्न बनता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जो स्वर संधि है उसके कितने भेद हैं, 5। स्वर संधि के 5 भेद है, उसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। ऐसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा है अयादि। तो हमने देखा कि पहली जो संधि है वो स्वर संधि है और स्वर संधि के भी कितने भेद हैं, 5। उसमें से पहला भेद दीर्घ स्वर संधि, देखो शब्द से ही पता चल रहा है कैसी स्वर है, दीर्घ स्वर से मिलकर संधि का निर्माण हो रहा है, इसलिए कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ। जैसे ए, ई, उ और री, ये स्वर अगर इन्हीं के समान स्वरों में, अब इनके समान स्वर कौन कौन से हैं, जैसे ए से ए और आ का मेल हो, जैसे ई से छोटी ई बड़ी ई का मेल हो, जैसे ऊ से छोटे ऊ बड़े ऊ का मेल हो, जैसे री से री का मेल हो। तो यदि ए, ई, उ और री स्वरों के सामने उन्हीं के समान स्वर आए और इनका मेल होगा तो ये दीर्घ स्वरों में परिवर्तित हो जाएंगे और यही आपकी दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें मेल होने पर ए आ का ए आ से मेल होगा तो आ हो जाएगा, ई का ई से मेल होगा तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ का ऊ से मेल होगा तो बड़ा ऊ और री का री से तो बड़ी री हो जाएगी। इस प्रकार हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल हो रहा, वो मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो रहे हैं। देखें परिभाषा, यदि ए, ई, उ, री स्वरों के बाद कोई समान स्वर जैसे ए, आ, ई, उ, री आए तो मेल होने पर होने वाला परिवर्तन या विकार आ बड़ी ई बड़ा उ री होता है, वो ही दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। उसे ही हम कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। इसमें दीर्घ स्वर संधि में ए, ई, उ और री के बाद ए, आ, ई, उ, री आएंगे तो ए आ से अगर ए आ का मेल होगा तो आ हो जाएगा, ई से छोटी बड़ी का मेल होगा तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ से छोटे ऊ बड़े ऊ का मेल होगा तो बड़ा रू ऊ हो जाएगा और री से री का मेल होगा तो आपके बड़ी री हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों के मेल से उनका दीर्घ होना होता है। इस प्रकार आप यहाँ इसे विस्तृत रूप से समझे। यदि ए आ के साथ ए आ का मेल होता है तो क्या हो जाता है, आ। जैसे देखिए यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इनके साथ हम समझ सकते हैं। जैसे आपके शब्द हैं युगांतर, तो युगांतर की संधि करते तो हो जाता है, जैसे हम देखिए युग प्लस अंतर,
क्या हो जाएगा, युग प्लस अंतर। तो यहाँ युग यानी गे में ए और बाद में अंग आ रहा है, मिलाने पर आ हो जाता है और शब्द बन जाता है आपके युगांतर। तो ऐसे ए और ए के साथ आ का मेल, ऐसे ए के मेल से आ का निर्माण, तो यहाँ दीर्घ संधि है। ऐसे ही उपाध्याय शब्द है, उप प्लस अध्याय, तो पे में ए और ए का मेल आ, उपाध्याय शब्द। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम, ऐसे आ का मेल हो जाएगा। आमाशय, आम प्लस आशय, ऐसे आ का मेल। रचनावली, रचना प्लस अवली, आ से ए का मेल। महामात्य, महा प्लस ए मात्य, तो आ से ए का मेल। ऐसे ही आपके यहाँ कारागार, कारा प्लस आगार, आ से आ का मेल। महात्मा, महा प्लस आत्मा, आ से आ का मेल। इस प्रकार हमने देखा ऐसे ए मिले तब भी आ, ऐसे आ मिले तब भी आ से ए मिले तब भी आ, और आ से आ मिलेगा तब भी आ, और वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ऐसे ही दूसरे छोटी ई बड़ी ई से अगर छोटी बड़ी का मेल हो तो बड़ी ई हो जाता है। इसी में देखिए शब्द आपके उदाहरण, हरिक्षा, हरि प्लस इच्छा शब्द है, हरि प्लस इच्छा, ये शब्द बनेगा, ये संधि होगी। तो ई प्लस ई के मेल से बड़ी ई और शब्द हो जाता है हरिक्षा। ऐसे ही कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र हो जाएगा, छोटी छोटी। परीक्षा, परी प्लस ईक्षा, बड़ी ई होगी, यानी छोटी ई से बड़ी ई का मेल। हरीश, हरि प्लस ईश, छोटी ई से बड़ी ई का मेल। देवीक्षा, देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा, बड़ी ई से छोटी ई का मेल। महेंद्र, वही मही प्लस इंद्र, बड़ी ई से छोटी ई का मेल। सतीश, जिसमें आपके सती प्लस ईस, बड़ी ई से बड़ी ई का मेल। ऐसे नदीस, नदी प्लस ईस, बड़ी ई से बड़ी ई का मेल। ऐसे ही हम देखें आगे तीसरा, छोटे ऊ और बड़े ऊ से अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ का मेल हो तो बड़े ऊ का निर्माण होना। जैसे कटुक्ति, इस शब्द का संधि करें तो हो जाता है कटु प्लस उक्ति, कटु प्लस उक्ति, तो ऊ से ऊ के मेल से दीर्घ ऊ का निर्माण। तो यहां आपके कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति। गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी, छोटे ऊ से बड़े ऊ का मेल। लघु प्लस ऊर्मी, छोटे ऊ से बड़े ऊ का मेल। चमुत्साह, चमू प्लस उत्साह, बड़े ऊ से छोटे ऊ का मेल। ऐसे ही भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, बड़े ऊ से छोटे ऊ का मेल। सरयूर्मी, बड़े ऊ से बड़े ऊ का मेल। भूर्जित, भू प्लस ऊर्जित, बड़े ऊ से बड़े ऊ का मेल। इस प्रकार आपने देखा चाहे छोटे ऊ और बड़े ऊ से छोटे ऊ बड़े ऊ का कैसे भी मेल हो, छोटे से छोटे का या छोटे से बड़े का, बड़े से छोटे का या बड़े से बड़े का, अंतिम स्थिति बड़ा ऊ होगा, वहां आपके दीर्घ स्वर संधि होगी। अंतिम चौथा उदाहरण, री के साथ अगर री का मेल हो तो बड़ी री हो जाती है, अगर छोटी री से छोटी री का मेल होगा तो बड़ी री। जैसे पितृण, पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, जैसे आपके शब्द हैं पितृ प्लस ऋण, तो यहाँ री और री के मेल से दीर्घ री हो जाता है। ऐसे आपके पितृण है। मातृऋण, मातृ प्लस ऋण। होत्रीकार, होत्री प्लस रीकार। कर्तृण, कर्तृ प्लस ऋण। दातृजूता, दात्री प्लस रिजूता। इस प्रकार हमने देखा कि री से री का मेल होगा तो वो दीर्घ री में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ संधि को समझा। संधि में आपने देखा कि यहाँ संधि जो सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ रहे थे, संधि के 3 भेदों में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों का हमने पहला भेद दीर्घ स्वर संधि को समझा। अब आपके आगामी कक्षा में गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि को हम समझेंगे। आप अच्छी तरह जो पढ़ा है उसे देखें, कोई समस्या हो या और कुछ नया पढ़े तो आने वाली समस्या को कमेंट्स के माध्यम से बताएं और समाधान पाए। अच्छा पढ़े, सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।